हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपीसी सरकारी जॉब्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम मॉडर्न फिजिक्स से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। राइट। समझते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या और यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं एंट्रेंस में, यानी जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सरकारी जॉब्स हैं, उन सब में किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। इसकी थोड़ी सी छोटी सी समरी हम यहाँ पर समझेंगे। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? सिंपली समझ लीजिए कि अगर किसी मेटल के सरफेस पर कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस आकर फॉल करती हैं और मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं। राइट। यानी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं अगर किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन उस मेटल सरफेस पर आकर फॉल करती हैं, तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस इफेक्ट को डिस्कवर करने वाले, ऑब्जर्व करने वाले थे हेनरिच हर्ट्ज इन 1887, जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के एक्सपेरिमेंट पर वर्क कर रहे थे। तो उन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं हम उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे और उनसे बनने वाले करंट को फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। राइट। या फोटो करंट कहेंगे। तो हमने यहाँ से समझा कि किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जब किसी मेटल सरफेस पर आकर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स मेटल के सरफेस से बाहर आ जाते हैं। तो किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन से ही क्यों आते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि अगर किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन से कम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन अगर मेटल सरफेस पर आकर फॉल करेगी तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। और वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। यानी जो रेडिएशन आई है, मान लीजिए यहाँ से रेडिएशन आई है, लाइट आई है, कोई रेडिएशन है, तो रेडिएशन में फोटॉन्स होते हैं, यानी पार्टिकल्स होते हैं। राइट। लाइट पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फोटोन। तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है। एक क्वांटम थ्योरी कहती है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, यानी फोटोन अपनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है और अगर उसको सफिशिएंट एनर्जी मिल गई इलेक्ट्रॉन को तो वो मेटल के सरफेस से बाहर आ जाता है। तो एनर्जी जो होती है एक फोटोन की एनर्जी हम मान लेते हैं होती है एच न्यू। एच यहाँ पर होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। राइट। तो एनर्जी जितनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर आने के लिए, वो किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। क्योंकि एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो फिक्स है, कांस्टेंट है वो। तो अगर यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए, तो उसी एनर्जी का, कम से कम उतनी एनर्जी का फोटोन उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करना चाहिए और उस पर्टिकुलर फोटोन की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो अगर उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम एनर्जी का फोटोन इलेक्ट्रॉन से आके इंटरेक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस को छोड़कर बाहर नहीं जा पाएगा। राइट। तो इस तरीके से हमने समझा कि रेडिएशन सर्टेन फ्रीक्वेंसी की क्यों होनी क्यों जरूरी है। थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, समझते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ मटेरियल्स जो हैं वो विजिबल लाइट के लिए फोटो सेंसिटिव होते हैं, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हैं विजिबल लाइट के लिए। जैसे कुछ मटेरियल हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम। कुछ मटेरियल हैं जो यूवी लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं जैसे जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि कौन कौन से मटेरियल्स विजिबल लाइट के लिए सेंसिटिव हैं और कौन कौन से मटेरियल्स यूवी लाइट के लिए सेंसिटिव हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से समझा कि रेडिएशन जब किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी की किसी मेटल सरफेस पर आकर फॉल करती है तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर जाते हैं, मेटल के सरफेस को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। राइट। अब कौन कौन से मेटल्स किस किस लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं ये भी हमने समझा और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट थे हेनरिच हर्ट्ज इन 1887, जब वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। राइट। आगे डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा इसको। यहाँ पर एक टर्म है वर्क फंक्शन। अब ये वर्क फंक्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है, इसलिए हमें इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। राइट। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है, हम अगर किसी मेटल की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पर एक क्यूब बनाया है, मेटल का क्यूब, मैंने एक पीस ले लिया है मेटल का, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं इधर उधर, है ना, रैंडमली मूव करते रहते हैं। लेकिन इन ऑल डायरेक्शन करते रहते हैं, लेकिन रैंडमली मूव करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करेंगे तो वो करंट बना लेंगे। राइट। क्योंकि रैंडमली मूव कर रहे हैं इसलिए करंट नहीं बनता है। करंट तब तक नहीं बनता जब तक कि हम एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव अप्लाई ना कर दें पोटेंशियल। तो इनका रैंडमली मूव करना, मान लीजिए रैंडमली मूव कर रहे हैं लेकिन ये सरफेस को छोड़कर बाहर नहीं आते हैं कभी भी। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़कर बाहर आने की कोशिश करता है
तो यहाँ पर जहाँ से वो जा रहा है मेटल से, वहाँ पर पॉजिटिव आयन क्रिएट हो जाता है, जो उसको वापस से सरफेस के अंदर पुश कर देता है, यानी एक रिस्ट्रेनिंग फोर्स यहाँ पर लगता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़कर बाहर जाने की कोशिश करेगा मेटल्स के अंदर, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो रेंडमली मूव करते रहते हैं, राइट। सो अगर ये सरफेस को छोड़कर बाहर आने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर जहाँ से जा रहा है यहाँ पर पॉजिटिव आयन क्रिएट हो जाएगा और ये वापस से एक रिस्ट्रेनिंग फोर्स लगाएगा, उसको सरफेस के अंदर खींच लेगा। यानी अगर हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर लाना है सरफेस के बाहर, तो उसको इतनी एनर्जी देनी होगी कि वो रिस्ट्रेनिंग फोर्स उसको वापस से ना खींच पाए, राइट। तो उसको हमने क्या दिया, एनर्जी दिया, हमने उसको एनर्जी दिया। एनर्जी कितना देंगे, मान लीजिए हमने उसको एनर्जी दी इक्वल टू एच एफ नॉट। हमने इसको कितनी एनर्जी दी, E इक्वल्स टू एच एफ नॉट, राइट। अभी मान लेते हैं कि हमने उसको एनर्जी दी E इक्वल्स टू एच न्यू। न्यू होती है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। तो ये जो एनर्जी है ये कहाँ से आएगी, जब कोई रेडिएशन आएगी, उसके फोटोन आएगा और एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर इंटरेक्ट करेगा, राइट। लाइट का पार्टिकल जब इस इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा तो वो अपनी एनर्जी इसको इम्पार्ट करेगा। सो मान लीजिए इसने इसको एनर्जी दी E इक्वल टू एच न्यू, या हम इसको E इक्वल टू एच एफ भी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, और न्यू से भी करते हैं। तो मान लीजिए इसको हमने एच एफ एनर्जी दी और ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, राइट। तो कितनी एनर्जी मिनिमम दें इस इलेक्ट्रॉन को, कितनी एनर्जी मिनिमम दें कि इलेक्ट्रॉन जस्ट मेटल सरफेस के बाहर आ जाए, वो कहलाती है उस मटेरियल के लिए वर्क फंक्शन, राइट। तो मिनिमम एनर्जी, मतलब मिनिमम एनर्जी क्यों कहा गया है, कि उतनी एनर्जी कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस को छोड़कर बाहर आ जाए, राइट। यानी रिस्ट्रेनिंग फोर्स को ओवरकम कर दे। ऐसा नहीं है कि फिर उसको बाहर आने के बाद फिर उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी इंपार्ट हो जाए, यानी वो मूव भी करने लगे। यानी इतनी एनर्जी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कितनी चाहिए कि जस्ट मेटल के सरफेस के बाहर आ जाए। तो उतनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन, इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, राइट। तो मान लेते हैं कि इसको किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी का फोटोन आकर यहाँ पर टकराया इस इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो सर्टेन फ्रीक्वेंसी के फोटोन की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, E इक्वल टू एच नॉट, E इक्वल टू एच न्यू नॉट। और न्यू नॉट क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। और ये इक्वल होगा वर्क फंक्शन के, राइट। ये होगा वर्क फंक्शन, यानी उतनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जस्ट मेटल के सरफेस को छूकर बाहर आ जाए, राइट। तो वर्क फंक्शन डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट होता है, यानी हर मेटल का अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि सभी मेटल्स के इलेक्ट्रॉन को अगर हमें बाहर लाना है तो सेम एनर्जी देनी होगी, ऐसा नहीं है। इसीलिए डिफरेंट मेटल डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशंस के लिए फोटोसेंसिटिव होते हैं, क्योंकि हर मटेरियल के इलेक्ट्रॉन को एमिट होने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी की जरूरत होती है। सो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे वर्क फंक्शन की यूनिट क्या होती है, वर्क फंक्शन की ऐसा यूनिट होती है जूल, राइट, क्योंकि ये मिनिमम एनर्जी है, एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है जूल। लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है वर्क फंक्शन की, नॉर्मली प्रैक्टिकली वर्क फंक्शन को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा जाता है, यानी जो इसकी प्रैक्टिकल यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशन है, ये हमें अच्छे से याद रखना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल होते हैं। और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम वर्क फंक्शन किसका होता है, तो सीजियम का होता है। कितना होता है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सबसे ज़्यादा होता है प्लेटिनम का, हाईएस्ट होता है वर्क फंक्शन, कितना होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि वर्क फंक्शन किसी मेटल का किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो मेटल के टेम्परेचर पर, नेचर ऑफ मेटल पर, कि मेटल क्या है, कौन सा मेटल है, यानी हर मेटल का अलग अलग है, इसलिए हमने कहा नेचर ऑफ मेटल, मेटल कैसा है, प्लस किसी मेटल के सरफेस पर जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उस पर भी डिपेंड करता है कि इम्प्योरिटी क्या है, इम्प्योरिटी है या नहीं है। तो इम्प्योरिटी है तो कौन सी इम्प्योरिटी है उसके सरफेस पर। तो तीन चीज़ों पर यहाँ पर वर्क फंक्शन डिपेंड करता है किसी मेटल का। सो उम्मीद है बच्चों आपको, स्टूडेंट्स, आपको वर्क फंक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिटेल में समझ में आया होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन की यूनिट क्या होती है, प्रैक्टिकल क्या है, एसआई क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशन है, वर्क फंक्शन किसके लिए कम होता है किसके लिए ज़्यादा होता है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये सारे पॉइंट्स हैं, इन्हीं पर क्वेश्चंस भी बनते हैं। सो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और अपने नोट्स बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस और हाई क्वालिटी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
जय हिंद।